रूस यूक्रेन महायुद्ध बेहद बेहद खतरनाक और खौफनाक मोड़ पर लगातार पिछले 11 महीनों से दिखाई देता रहा है। उसके नतीजे भी सामने आते रहे हैं। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन को जितना नुकसान उठाना पड़ा उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी फौज और हथियारों पर गुमान करने वाले रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कभी नहीं सोचा था कि यूक्रेन जैसे छोटे से देश के साथ युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। जंग में मिली नाकामी के बाद अब पुतिन ने अपना प्लान भी बदल लिया है। पुतिन ने रूस में 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने और उन्हें सीधे मैदान जंग में भेजने का खतरनाक प्लान तैयार किया और इसके लिए उन्होंने सेना में भर्ती का नियम भी अब बदल दिया है। पूरा जंग में मिली नाकामी से बौखलाए पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए पुतिन का प्लान बी। 5 लाख सैनिकों को युद्ध में भेजने की तैयारी। पुतिन ने क्यों बदला रूसी सेना में भर्ती का नियम? यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस भयानक जंग को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन दूर दूर तक कहीं सुलह और समझौता होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पुतिन के सिर मानो यूक्रेन को पूरी तरह खत्म कर देने का खून सवार हो गया है, तो वहीं जेलेंस्की भी हार मानने को तैयार नहीं है। नेटो से मिल रही सैन्य मदद के जरिए जेलेंस्की के लड़ाके कई मोर्चों पर पुतिन की आर्मी को करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने जंग में अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। आर्मी में भर्तियों के लिए नियमों को अपडेट किया गया है। पुतिन रूसी सेना को और अधिक हमलावर बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए जबरन सेना में भर्ती किए गए 5 लाख लोगों को युद्ध में भेजने का प्लान तैयार किया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि चुपके से पुतिन ने कानून में बदलाव करने की तैयारी भी कर ली है। रूस की सरकार ने 3 और उससे अधिक बच्चों के पिता को सेना में जाने से छूट देने वाले नियम को हटा दिया है। इतना ही नहीं, रूस की सरकार उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने की भी तैयारी कर रही है जो युद्ध में शामिल होने से बचने के लिए विदेश भाग गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में जब आम लोगों को सेना में जबरन भेजा जाने लगा तो लोग देश छोड़कर भागने लगे। हालात ऐसे हो गए कि सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए कि टिकट बुक करते वक्त गृह मंत्रालय से किसी दूसरे देश जाने की अनुमति पत्र दिखाना पड़ेगा। अगर रूस की मौजूदा सैनिकों की संख्या पर नजर डालें तो रूसी सेना में इस वक्त कुल 13,50,000 सैनिक हैं। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 8,50,000 है, जबकि रिजर्व फोर्स 2,50,000 के करीब है। वहीं अमेरिका खुफिया एजेंसी का दावा है कि जंग में करीब 1,88,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। पुतिन का प्लान है कि 2023 में एक्टिव सैनिकों की संख्या को 15 लाख तक कर दिया जाए। इसके लिए मॉस्को के मेयर के कार्यालय में लोगों की सेना में भर्ती कराने के लिए अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने को कहा गया है। इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। वहीं देश में मार्शल लॉ की बात को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों के बाद भी डर फैल गया है। हालांकि क्रेमलिन ने इस तरह की किसी भी खबरों से इनकार किया है। सेना में भर्ती की पुतिन की प्लानिंग अगर कामयाब रहती है तो तय मानिए कि यूक्रेन के साथ युद्ध और लंबा चल सकता है। जंग की शुरुआत से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह लगा था कि यूक्रेन उनकी मजबूत सेना के आगे हथियार डाल देगा। पुतिन ने सोचा था कि उनके आक्रमण में कोई और देश यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पुतिन के ये सारे आकलन गलत साबित हुए, जिसकी वजह से आज ये लड़ाई एक ऐसे युद्ध में तब्दील हो चुकी है जिसका अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने पूरी प्लानिंग बदल दी है और अब वो सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं। और जंग के मोर्चे से पुतिन को बेचैन करने वाली खबर अब सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के सबूत पेश किए गए। बताया यह गया है कि जेलेंस्की ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके S-400 को तबाह कर दिया है और इससे पहले जेलेंस्की के दावों को पुतिन ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब इसके सबूत पेश किए गए हैं। जंग में पुतिन को बहुत बड़ा झटका। पुतिन के ढाल की तबाही के सबूत।
क्या जंग में बैकफुट पर है पुतिन? जंग शुरू होते ही पुतिन ने अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जेलेंस्की ने नाटो के हथियारों से पलटवार किया, तो पुतिन ने इसका सामना करने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी। ये वो हथियार है जिस पर पुतिन को बहुत भरोसा है, क्योंकि जब जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की, तो पुतिन ने साफ चेतावनी दी कि उनके S-400 के सामने अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम कहीं नहीं टिकने वाला। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में अब जो दावे सामने आ रहे हैं वो पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली है। और ये दावा है कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी तबाह हो गया। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे बेहतर रक्षा प्रणालियों में होती है। 400 किलोमीटर की रेंज वाला S-400 पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। मतलब ये कि S-400 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी गिराने की ताकत रखता है। लेकिन युद्ध के मोर्चे से जो खबर सामने आई वो पुतिन के खेमे में खलबली मचाने वाली है। युद्ध में S-400 की तबाही का सीधा मतलब है कि पुतिन का रक्षा कवच कमजोर होना। मीडिया रिपोर्ट्स में S-400 की तबाही के सबूत भी पेश किए गए। बताया गया कि S-400 में लगे लॉन्चर यूक्रेन के हमलों में नष्ट हो गए। जेलेंस्की ने पहले ही इसे लेकर दावा किया था, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की के दावों को तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन 2 महीने बाद मीडिया रिपोर्ट में इसे लेकर सबूत पेश किए गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि रूस के मुकाबले बेहद कमजोर जेलेंस्की की सेना ने ऐसा कैसे किया? तो इसका जवाब खुद जेलेंस्की ने दिया। यूक्रेन ने दावा किया था कि S-400 को तबाह करने के लिए AGM-88 HARM मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा यह है कि S-400 को टारगेट करने के लिए हाइमर्स सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ। ये वो हथियार है जो जेलेंस्की को अमेरिका से मिले हैं। मतलब अमेरिका की मदद जेलेंस्की के बहुत काम आ रही है। अब तो अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम भी देने का ऐलान कर दिया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बेहद शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल तो पहले भी युद्ध में हो चुका है, मतलब पहले से जांचा परखा हुआ है। यानी जंग में ये सिस्टम जेलेंस्की की जीत का बड़ा हथियार बन सकता है। तो यूक्रेन से जंग के दौरान रूस के बाहुबली T-20 टैंकों ने तबाही मचा दी है और पूर्वी यूक्रेन को रौंदने का काम भी यहां पर किया और इन टैंकों ने अहम भूमिका भी निभाई है। हालांकि आपको बता दें कि यूक्रेन की फौज को भी जर्मनी में बने लेपर्ड टैंक मिलने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर दोनों की यहाँ ताकत क्या कुछ कहती है। शुरुआत करते हैं। रूस में T-90 टैंक साल 1992 में बना था, तो वहीं जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक को साल 1979 में ही बना लिया था। और रूस के T-90 टैंक की लंबाई 9.53 मीटर है, तो वहीं लेपर्ड टैंक 2 की लंबाई 9.67 मीटर है। और अगर ऊंचाई की बात कर लें तो रूस के T-90 टैंक की ऊंचाई 3.78 मीटर, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक की ऊंचाई 2.48 मीटर है। रूस के T-90 टैंक का वजन 40.5 टन है, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक का वजन 55.15 टन तक जाता है। और अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की बात करें तो T-90 टैंक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और लेपर्ड 2 टैंक की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटे। और रूस के T-90 टैंक का इंजन 840 हॉर्स पावर का है, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक की इंजन 1500 हॉर्स पावर का है। फायर पावर की बात करते हैं तो T-90 टैंक के मेन गन से 1 मिनट में 43 राउंड फायर कर सकता है, तो वहीं पर लेपर्ड 2 टैंक के मेन गन से 1 मिनट में 42 राउंड फायरिंग हो सकती है। और वहीं T-90 टैंक में लगी मशीन गन से 2300 राउंड प्रति मिनट फायर किया जा सकता है, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक की अगर बात करें तो मशीन गन से 1 मिनट के अंदर 4750 राउंड फायर किया जा सकता है। और वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल पूरा होने वाले हैं। यूक्रेन को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके पुतिन ने हमले और ज्यादा खतरनाक कर दिए। और इस बीच रूस की ओर से बड़ा दावा किया गया है। पुतिन ब्रिगेड का दावा है कि उसने बखमुत के पास भयंकर हमला करके क्लिश्चिका गांव पर कब्जा कर लिया। और 400 की आबादी वाले इस गांव में हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं।
सड़कें वीरान, टूटे मकान, कदम कदम पर जंग के निशान। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन में बखमुत के पास क्लिश्चिवका गांव की हैं। रूस का दावा है कि उसकी फौज ने बखमुत से 9 किलोमीटर दूर क्लिश्चिवका गांव पर कब्जा कर लिया है। क्लिश्चिवका गांव से जो वीडियो सामने आया है उसमें वहां जंग से हुई तबाही के निशान साफ नजर आए। गोलीबारी से सिटी सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया। खंडर हो चुके घरों और बाजार के बीच कुछ लोग बेबस लाचार नजर आए। जंग से पहले इस इलाके में करीब 400 लोगों का परिवार रहता था। ज्यादातर लोगों ने घर छोड़ दिए हैं। जो लोग बचे हैं वो अपना सामान समेट रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जाना कहां है। क्योंकि हर ओर बस तबाही और मौत का खौफ है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने क्लिश्चिवका पर कब्जे के लिए अपनी खूनी वैगनर लड़ाकों को लगाया था। रूस ने भले ही क्लिश्चिवका गांव पर कब्जे का दावा किया हो, लेकिन यूक्रेन की फौज पूरी मुस्तैदी से इलाके में अभी भी तैनात है। यूक्रेनी सेना क्लिश्चिवका के अंदर किलेबंदी कर रही है। यूक्रेन के सैनिक अलग अलग इलाकों में मार्च कर रहे हैं। खंडर हो चुकी इमारतों के बीच सोवियत काल की रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं। क्लिश्चिवका पर कब्जे के पीछे रूसी फौज की मंशा साफ है, क्योंकि अगर रूस इस इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है तो वो पूर्वी यूक्रेन में बिजली गैस की सप्लाई लाइन को रोक सकता है। 10 दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के बखमुत शहर पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। रूसी फौज ने बखमुत पर मिसाइल और रॉकेट से जोरदार हमले किए, जिसकी भयानक तस्वीरें सामने आई। बीते करीब 1 साल से जारी युद्ध में रूस का पूरा फोकस अब यूक्रेन के उन 4 प्रांतों पर केंद्रित हो गया है जिन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कब्जे का दावा किया था। पुतिन की सेना ने बखमुत, सोलेदार, मारियंका, क्रीमिया पर इतनी भयंकर गोलीबारी और हमले किए हैं कि हर ओर बस बर्बादी और जंग के निशान ही नजर आ रहे हैं। बदहाली के दौर से गुजरते पाकिस्तान के सामने बड़ी मुसीबत, मुश्किलात खड़े हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा गया है और आज नेशनल ग्रिड फेल होने से सब कुछ ठप हो गया और बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से पूरी तरीके से बहाल होने में अब बताया जा रहा है कि 23 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। इतना ही नहीं, बिजली सप्लाई ठप होने से देश में कई जगह फोन और रेल सेवा भी प्रभावित हुई और लाहौर में ऑरेंज लाइन रेल सेवा स्थगित कर दी गई। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान। पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड फेल। पाकिस्तान में आटा संकट के बाद अब बिजली संकट। पहले से ही कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। लगभग पूरे देश में बिजली गायब है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक लाहौर, क्वेटा समेत सभी छोटे बड़े शहरों और गांव में बिजली सप्लाई बंद हो गई। बताया गया कि कराची के अधिकतर हिस्से में बिजली सप्लाई नहीं हो रही। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहर हैं जहां बिजली की फराहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत 22 अजला हैं जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची का भी 90% हिस्सा बिजली फराहमी से मुअत्तल है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली इस वक्त मुअत्तल है और के इलेक्ट्रिक ज़राए का ये कहना है 5 घंटे लग सकते हैं बिजली को बहाल करने में। बताया गया कि सुबह करीब 7:30 बजे बिजली की सप्लाई बंद हो गई। पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड में ब्रेकडाउन की वजह से बिजली सप्लाई बंद हुई, जिसके बाद वहां के 12 पावर प्लांट ठप हो गए। पाकिस्तान का बिजली विभाग दावा कर रहा है कि जल्द ही सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ठंड में बिजली की मांग कम होने की वजह से रोजाना पावर जनरेशन सिस्टम को रात में बंद कर दिया जाता है और सुबह चालू किया जाता है, लेकिन जब आज उन्हें चालू किया गया तो उनमें कुछ खराबी आ गई। बिजली नहीं होने की वजह से पाकिस्तान में रेलवे और मेट्रो समेत कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक कई जगह मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हुए।
हालात ये हो गए कि कई जगह तो लोग बैकअप सिस्टम बचाने की कोशिश में जुट गए ताकि अंधेरा होने पर काम चलाया जा सके। अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं आया सामने। जी आप बोलिए क्या सवाल। जी यही हम कह रहे थे, कोई अच्छा टाइम फ्रेम नहीं आया यूपीएस के लिए, तो हमने लोगों को मशवरा दिया है कि भाई अभी बचा लें क्योंकि मगरिब के बाद जरा ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस वक्त तक एंड यू नेवर नो बिल्कुल कि तब तक होता है कि नहीं। पाकिस्तान पहले ही खाने पीने की चीजों की किल्लत से जूझ रहा है। आटा लेने के लिए लगी लाइनों की तस्वीरें पहले से ही सामने आती रही हैं। देश में प्रति यूनिट बिजली वैसे ही महंगी मिल रही है और अब नेशनल ग्रिड में आई खराबी ने सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। और कंगाल पाकिस्तान काफी वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि इस आर्थिक तंगी से निकलने के लिए वो परमाणु शक्ति का भी सौदा कर सकता है। क्या कंगाल पाकिस्तान परमाणु प्लांट बेचेगा? क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान परमाणु सौदा करने वाला है? क्या आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान की आवाम भूख से बिलबिला रही है। पूरे पाकिस्तान में कर्ज से कोहराम मचा है। अब कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबर आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान कर्ज से उबरने के लिए परमाणु शक्ति बेच सकता है और ये दावा किया है ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने। There are no more dollars left in Pakistan's economy, and they are now negotiating with Russia for cheap oil and gas, and the payment to be made in Chinese currency. Pakistan's last-ditch attempt would be to sell its nuclear weapons. कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान परमाणु शक्ति बेचेगा तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में आर्थिक मंदी और महंगाई से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों की थाली से रोटी दूर चली गई। भूख से लोग तड़प रहे हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं। वहीं पाकिस्तान में पैदा हुए इन हालात से दुनिया के बड़े देश टेंशन में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार से लैस है और आर्थिक संकट से उबरने के लिए वो परमाणु हथियारों का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन वहां विदेशों से कार आयात 1.2 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है और देश में कार की बढ़ती डिमांड ने सरकार की भी अब चिंता बढ़ा दी है। उधर अगर पाकिस्तान को जल्द ही विदेशी मदद नहीं मिली तो ये देश दिवालिया घोषित हो सकता है। भूख से बिलबिलाते पाकिस्तान में ऐशो आराम पर भारी खर्च। जर्जर अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान आवाम को महंगी कारों का शौक। आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान में महंगी कारों का आयात। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम ने बीते 6 महीनों में 1.2 बिलियन डॉलर मूल्य की विदेशी कारों और महंगे सामानों का आयात किया है और इसमें पाकिस्तान की सरकार का भी अहम रोल है क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने लग्जरी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया, जिसके बाद वहां की अमीर जनता ने अपने शौक पूरा करने के लिए विदेशों से हजारों करोड़ की कार ही मंगा ली। एक तरफ खाने का संकट है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के महंगे शौक। 1.2 बिलियन डॉलर यानी 2,747 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को जल्द ही विदेशी मदद नहीं मिली तो ये देश दिवालिया घोषित हो सकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने के दौरान लग्जरी कारों, हाई एंड इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों समेत ट्रांसपोर्ट गुड्स के आयात पर 2,747 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए हैं। इस बीच मांग की जा रही है कि सरकार विलासिता के सामानों के आयात पर रोक लगाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में अमीर और गरीब के बीच खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुट्ठी भर धनी लोग ऐशो आराम में अपने पैसे उड़ा रहे हैं।
तो पाकिस्तान का हाल बुरा हो चुका है, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई और अनाज के संकट के बीच अब सरकारी कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और पाकिस्तान रेलवे के कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर अब उतर आए हैं और उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जलाकर अपना विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के रेलवे कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने की वजह से रेलवे कर्मचारी बकाया वेतन की मांग को लेकर सरकार के विरोध प्रदर्शन में सड़क पर उतरे हैं। और अब खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई और नौसेना की ताकत से जुड़ी हुई। कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वागीर हुई नौसेना में शामिल। INS वागीर कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है। INS वागीर को नौसेना चीफ एडमिरल हरि कुमार ने नेवी में कमीशन बनाया और ये पनडुब्बी पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और भारत में आपको बता दें कि ये तैयार की गई है। INS वागीर दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। समंदर में अब दुश्मनों की खैर नहीं। समंदर में उतरा भारतीय नौसेना का नया योद्धा। समंदर में बढ़ी देश की ताकत। दुश्मनों का काल बनेगा वागीर। भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वागीर को नौसेना में शामिल किया गया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इस सबमरीन का निर्माण किया है। INS वागीर को नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की मौजूदगी में कमीशन किया गया। 4 सबमरीन INS कलवरी, INS करंज, INS खंडेरी और INS वेला पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। ये 5वीं सबमरीन INS वागीर आज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। अब पूरे जो कमीशनिंग प्रोसेस है उसका पूरा कमीशनिंग प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है और अब INS वागीर पनडुब्बी पूरी तरीके से भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है कि भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल खुद यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पूरी सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आपको बताए जाएंगे कि 121 मीटर लंबी और 21 फीट ऊंची ये सबमरीन है और जिसमें 38 सेलर के साथ साथ 8 नेवी के सेलर 8 नेवी का अफसर इसमें कोई भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वागीर का अर्थ सैंड शार्क है जो किसी को भी भनक दिए बिना चुपके और निडरता से काम करती है। नौसेना ने कहा कि दुनिया के बेहतरीन सेंसर से लैस इसमें हथियार पैकेज में पर्याप्त वायर गाइडेड टारपीडो और सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं जो दुश्मन के बड़े बेड़े तक को मात दे सकती है। यानी ये सबमरीन ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। और इसकी जो एंड्योरेंस की बात करें लगभग 50 दिनों तक ये समुद्र के पानी में रह सकती है, समुद्र के पानी में राज कर सकती है। 1150 फीट के नीचे इसकी मैक्सिमम डाइव है, ये पानी के अंदर जा सकती है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस है, टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन मिसाइल और साथ ही साथ एंटी माइंस भी इसमें लोडेड है और किसी भी दुश्मनों के लिए एक बड़ी घातक सबमरीन ये साबित हो सकती है। अगर हम इसके रडार और सोनार सिस्टम की बात करें तो 180 किलोमीटर की रेंज में ये किसी को भी भाप सकती है कि उसके आसपास कोई दुश्मन के जहाज या फिर दुश्मन के सबमरीन यहाँ पर मौजूद है। कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियां पहले से नौसेना के बेड़े में अपनी सेवा दे रही हैं और ये 5वीं पनडुब्बी भी शामिल हो गई। कलवरी क्लास की पनडुब्बी पूरी तरह से भारत में ही बनी है। छपरा के बाद अब बिहार के सीवान में भी जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 3 लोगों की जान गई, 7 लोगों की हालत गंभीर। अब बागेश्वर धाम दरबार में धर्म परिवर्तन के आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सुल्ताना बेगम बनी शुभी दासी, मंच पर राखी बांधकर बनाया भाई। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई आम लोगों की मुसीबत। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में अगले 24 घंटे तक बर्फीले तूफान की चेतावनी। लोगों को बाहर नहीं निकलने की दी गई सलाह। अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा पैनल, बजट के हर पहलू का सटीक विश्लेषण, मोदी 2.0 का आखिरी फुल बजट,
अमृतकाल का बजट 2023 1 फरवरी सुबह 7 बजे से न्यूज 18 इंडिया पर। अनावरण गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। अंडमान निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विजेताओं को किया सम्मानित, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश मना रहा है पराक्रम दिवस। संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन। नेताजी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कहा, नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र प्रथम के भाव को निखारे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले, पूरा करना है नेताजी का काम। आज से भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस बागीर हुई नौसेना में शामिल। भारत में ही तैयार की गई सबमरीन बागीर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी का दौरा किया। सुरक्षा पर हालात की जानकारी दी। जनरल मनोज पांडे ने एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया और उनकी तारीफ भी की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक चलेगी रिहर्सल। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन से की निगरानी। असम के गुवाहाटी में 26 जनवरी से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जवानों ने ली तलाशी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले का मुकाबला करने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए की गई मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और 3 किडनैपर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान तीनों किडनैपर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को ट्रैक करते हुए एक लड़के को भी छुड़वाया। तमिलनाडु के अक्कोकड़म में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। एक क्रेन के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बन रहे मकान का एक हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी में ट्रक पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से एक की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को रौंदते हुए एक कार में मारी टक्कर। राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में नहर में गिरी कार। 2 पुलिसकर्मियों ने एक कार चालक की बचाई जान। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर मारपीट से भगदड़ मची। शराब के नशे में 2 लोगों ने एक आदमी की पिटाई की। बीच बचाव में आए शख्स ने की मारपीट। मुंबई के रायगढ़ में कोयम्बटूर